SLSD.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना से संक्रमित हो गए और इसने कोरोना को नए सिरे से चर्चा का विषय बना दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए यानी ट्रंप के अगले टर्म के लिए चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है और इस बीच उनको क्वारंटाइन होना पड़ा, हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा है। अमेरिकी सैनिक अस्पताल में वो दाखिल हैं और वहां से जो खबर आ रही है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण खबर ये है कि उनको स्टेरॉइड दिया जा रहा है। स्टेरॉइड दिया जाना जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, खासकर इसलिए कि जब कोरोना का प्रसार शुरू हुआ मतलब इस साल मार्च अप्रैल में, तब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है सबसे बेहतर दवा है, ये मलेरिया वाली दवा। लेकिन अब जब वो एडमिट हुए हैं तो जो दवा उनको प्रमुखता से दी जा रही है वो है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होता है? आमतौर पे जनता जो है स्टेरॉइड को समझ नहीं पाती। ये बहुत पुरानी दवा है। मुझे मेरे डॉक्टर मित्रों ने बताया कि बहुत कोई 20-25 साल से इस दवा का दूसरी बीमारियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, खासतौर पे दमा या अस्थमा जिसको हम कहते हैं उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो अचानक ये कोरोना में कैसे इस्तेमाल होने लगा? आज ये जो महत्वपूर्ण चर्चा है इस पर विशेषज्ञों की राय लेने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है इंग्लैंड से डॉक्टर अशोक जैनर को। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार। और जी, और हमारे साथ दूसरे डॉक्टर विनोद कुमार हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। LNJP हॉस्पिटल जो दिल्ली में, दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और कोविड यानी कोरोना 19 के इलाज का भी जो सबसे बड़ा सेंटर है वहां डॉक्टर है। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि डॉक्टर विनोद कुमार और उनके परिवार के सभी लोग कोरोना से संक्रमित हो गए और डॉक्टर विनोद कुमार ने घर पर रहकर इलाज किया और उस संक्रमण से बाहर निकल आए। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत और आपको और आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं। बहुत अच्छी खबर है कि आप और आपके पूरे परिवार के लोग जो हैं वो सब लोग स्वस्थ हो गए हैं और आजकल जब कोरोना से कोई स्वस्थ होता है तो दिल से दुआ निकलती है। तो आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद शैलेश जी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड विशेस। धन्यवाद। अब हम अभी डॉक्टर विनोद कुमार से बात करेंगे कि कैसे वो ठीक हुए, क्या क्या दवाएं ली उन्होंने, क्या क्या प्रिकॉशन लिए, ताकि जो और लोग हैं वो इस बात को समझ सकें कि क्या क्या सावधानी अगर कोरोना संक्रमण हो जाए तब लेने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कोरोना तो खत्म है नहीं। इसका दूसरा दौर जो है थोड़ा उतार पर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है तीसरा दौर भी आ जाए। तो सबसे पहले मैं चलता हूं इंग्लैंड डॉक्टर अशोक जैनर के पास। डॉक्टर जैनर, पहला सवाल बहुत संक्षेप में आपके साथ कि ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को स्टेरॉइड दिया गया है, तो ये स्टेरॉइड क्या है? आम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी नहीं समझते हैं, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं पर एक कुछ अलग बीमारियों के लिए कर रहे हैं। तो कोरोना के संदर्भ में स्टेरॉइड का क्या मतलब है? यस शैलेश जी, इसको आप इस तरह से समझिए, जब ये मार्च में और अप्रैल में यूरोप के अंदर स्पेन, इटली, यूके में रूथलेसली डिस्ट्रॉय कर रहा था, उस समय सब लोग अंधेरे में लाठी चला रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये वायरस है क्या। सभी का ध्यान था कि वायरस का मल्टीप्लाई रोके, एंटीवायरल ड्रग्स पे सबने इधर उधर ध्यान दिया, जैसे आपने बताया HCQ और दूसरे रेमडेसिविर और बहुत सारी एंटीवायरल। लेकिन धीरे धीरे ऐसी जानकारी आई कि वायरस डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। वायरस के थ्रू कुछ दिन बाद, 6-7 दिन बाद, एक दूसरा प्रोसेस शुरू होता है। वायरस हमारे नर्वस सिस्टम को ओवर एक्साइटेड कर देता है, जो एंटीबॉडीज बनाता है। उस ओवर एक्साइटेड ओवर ड्राइव की वजह से केमिकल्स निकलते हैं, साइटोकाइनिन, स्ट्रॉन। वो हमारे फेफड़े को डिस्ट्रॉय करता था पहले, फिर दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को। तो उस समय सबका ध्यान इस तरफ गया कि साइटोकाइनिन जो ओवर ड्राइव है
इसको अगर रोका जाए तो इसमें स्टेरॉइड का नाम आया। स्टेरॉइड साइटोकाइनिन स्टॉर्म को रोकने के लिए नर्वस सिस्टम को जो ओवरड्राइव होता है उसको डाउन कर देता है। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, सिर्फ जर्नलिस्ट हूँ, मेडिकल प्रोफेशन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप कहते हैं कि साइटोकाइनिन स्टॉर्म, तो इसका कोई मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या लक्षण होगा, क्या ऐसा होगा कि मैं समझूंगा कि ये साइटोकिनिन स्टॉर्म जो है वो शुरू हो गया है, मैं उसका शिकार हो रहा हूँ, या आम तौर पे बहुत सारे डॉक्टर्स जो इस बात तक जिनका ध्यान यहाँ तक नहीं पहुंचा, वो कैसे समझेंगे? सलेश जी, इसमें सीधे सीधे यह है, जब हमें सर्दी जुकाम बुखार होता है 3-4 दिन में हम ठीक हो जाते हैं, तो वो वायरस 3-4 दिन में हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी उसको मार देती है। यही इस वायरस में है कि 4-5 दिन वायरस रहता है, हल्का बुखार रहता है, वो तो खत्म हो जाता है वायरस का मल्टीप्लाई। 7वें 8वें या 9वें दिन जो सेकेंडरी इफेक्ट है, इम्यून सिस्टम जो है हमारा, वो अननेसेसरीली केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं साइटोकाइनिन स्टॉर्म। जैसे कि घर में आग लग गई या जंगल में आग लग गई, वो आग सबसे पहले फेफड़े में लगती है। उस समय लक्षण ये आते हैं कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो नॉर्मल आदमी का 99-100 होता है, वो नीचे आने लगता है, 96 पे आ जाएगा, फिर 85 पे, 88 पे, सांस लेने में परेशानी आ जाएगी, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, उसके साथ बुखार भी उस समय तेज हो जाता है। तो इसको पता लगाना बहुत आसान है। घर में अगर हम ऑक्सीमीटर रखें, जैसे ही वो ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आना शुरू हुआ, ड्यूरेशन इन्फेक्शन के 7वें 8वें 9वें दिन के आसपास होता है, वहां पे समझ लेना चाहिए कि घंटी बजने लगी खतरे की। कोई भी मरीज वायरस से नहीं मर रहा है साइटोकाइनिन स्टॉर्म से। तो इलाज का जो फोकस है वो वायरस से शिफ्ट होकर साइटोकिनिन पे आ गया पूरे वर्ल्ड में इस समय। साइटोकिनिन को दबाने के लिए केवल एक ही इस समय दवा है, जिसका नाम है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड सदियों से चली आ रही है, और स्टेरॉइड हमारे इम्यून सिस्टम को जो एंटीबॉडी बनाते हैं उनको सप्रेस कर देता है। जैसे आग में पानी डाल दिया, अब आग आपकी जंगल में लगे या घर पे लगे, पानी तो वही है। आपने सही कहा कि आग में पानी डालने की तरह है। और हमारे साथ में डॉक्टर विनोद कुमार हैं। डॉक्टर विनोद कुमार खुद जो है डॉक्टर हैं ही, वो भी और उनका पूरा परिवार जो है कोरोना संक्रमण से अभी बचकर निकला है। और साथ साथ वो दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल जहां काम करते हैं, प्रोफेसर हैं और डॉक्टर भी हैं, वहां पर जो है दिल्ली का वो कोरोना के इलाज का सबसे बड़ा सेंटर है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे, क्या इलाज हुआ आपका और कैसे आप ठीक हुए? देखिए शैलेश जी, मेरे परिवार में हम चारों को ही हुआ, और हम चारों ही डॉक्टर्स हैं एक्चुअली। मुझको, वाइफ, दोनों हम LNJP में जाते हैं, और मेरी बेटी जो मेडिकल इंटर्न है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल इंटर्न जाती रही। तो संभव है, जो लगता है कि एज ए मेडिकल इंटर्न, एज ए न्यू यंग डॉक्टर, प्रोबब्ली हो सकता है कि शायद BL कपूर जहां वो जाती थी वहां पर कहीं सस्पेक्टेड जोन में उसको एज ए इंडेक्स पेशेंट सबसे पहले शायद डॉटर को हुआ। लेकिन डॉटर को जो सिम्टम्स सबसे पहले हुए वो एज ए यंग बच्ची है, तो सिम्टम्स उसके बहुत कम रहे। उसको सिर्फ हल्का सा गला खराब और जो हल्की छींके आई। तो बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट जो शुरू में हम देते हैं कि जस्ट एजिथ्रोमाइसिन फॉर 3 days एंड सम एंटी एलर्जिक जिंक एंड विटामिन C। तो जो बेटी, और उसके बाद सेकंड केस हुआ वाइफ, पत्नी को, उनका आपस में जो साथ जा थे, तो दोनों पेशेंट्स जो सबसे पहले इन्वॉल्व हुए, और वो लकीली दोनों ही में बहुत माइल्ड रहे। उनको कोई बुखार नहीं आया, उनका कोई सैचुरेशन डाउन नहीं हुआ। सो ये उस ग्रुप में थे जिसमें जनरली 70 से 80% पेशेंट्स कोरोना के रहते हैं। और इन पेशेंट्स में जो यंग हैं, माइल्ड एक्सपोजर है, अर्ली इंडेक्स केसेस हैं, तो जनरली विदाउट एनी मेजर थेरेपी दे
recovers, and they both recovered well. So this is a one group of patient which are generally safe and doesn't create problem. लेकिन जैसे घर के अंदर 2 पेशेंट आए तो वायरल लोड बढ़ा। जो तीसरा पेशेंट इन्वॉल्व हुआ वो मेरा बेटा हुआ। वो भी MBBS 3rd ईयर स्टूडेंट है, यंग, हालांकि यंग लड़का है, वेरी हेल्दी, लेकिन उसका चूंकि वायरल लोड 2 पेशेंट वायरस थ्रो कर रहे हैं तो उसका उनसे शायद ज्यादा हुआ, तो उसका जो सिम्टम्स हैं वो डेफिनेटली उनसे ज्यादा थे और उसको फीवर आया। उसके बाद मेरा मैं लास्ट कैंडिडेट था जिसको इन्वॉल्वमेंट हुआ। सभी के बीच में लगभग 2-3 दिन का डिफरेंसेस रहा और मेरा वायरल लोड शायद सबसे ज्यादा था। दूसरा मेरा एज 50 प्लस, thirdly मेरा डायबिटिक कोमोर्बिडिटी। सो ऑल कंबाइंड वर्स फैक्टर्स अफेक्टेड एट लास्ट। सबसे ज्यादा वायरल लोड मुझको आया और मुझको एक तरीके से यू विल से कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के समस्या रही। और उसमें जो मेन चीज जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा वो ये है कि जो बेटा और मुझको जो मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट हुआ उसकी फीचर जैसा डॉक्टर जैनर ने भी अभी बताया कि पहली बात तो जो ऑक्सीजन सैचुरेशन की अलर्टनेस है वो हम दोनों उस पर अपना बेसिक सैचुरेशन हम लोगों का 98 प्लस था, 98 99। तो वो जैसे ही 96 डाउन आया, इट इज ए तुरंत आप लोगों को अलर्टनेस हो जानी चाहिए कि नाउ जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसमें हमारे फेफड़ों में इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे ही ये साइटोकाइन स्टॉर्म होने की वजह से जो एबनॉर्मल एक्सेसिव साइटोकाइन इम्यूनोलॉजिकल हाइपर रेस्पॉन्स जिसकी वजह से फेफड़ों में ये एडिमा जिसको स्वेलिंग कहते हैं या इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं वो होता है, सैचुरेशन कम होता है। तो वो स्टेज की जो वार्निंग साइन है सबसे सिंपल वो है सैचुरेशन का डाउन होना। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम जो डिफरेंस है जो हमने नोट किया वो है हाई ग्रेड फीवर। तो हम दोनों को ही हाई ग्रेड है फीवर का मतलब कितना फीवर, कितना 102 हाई ग्रेड का फीवर है सर 101 प्लस। अच्छा 101। अगर 100 से डाउन है तो जनरली नहीं, 100 प्लस है और 101 से ऊपर तो डेफिनेटली यू मस्ट टेक इट के नाउ द रेड साइन यू विल से। तो उस समय इमीडिएटली जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बजाय इसके कि RT-PCR और ये सब की आप वेट करें, जो कि हमारे केसेस में भी बड़ी वेग थी। बेटे का RT-PCR शुरू में पॉजिटिव था, फिर वो निगेटिव आ गया, मेरा शुरू में निगेटिव था, पॉजिटिव, कंफ्यूजन थे। सो बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट एट दैट टाइम इज CT स्कैन ऑफ द चेस्ट। ओके। तो हम दोनों ने अपना immediately on that day we had fever and little bit 2 degree down of saturation. We immediately got, हमने तुरंत अपना चेस्ट का CT स्कैन कराया और उसमें लकीली उस समय तक बेटे में बिल्कुल कुछ नहीं, माइल्ड सा एक हल्का सा चेंज स्पॉट आया और हमारे में भी हल्का सा। एंड इमीडिएटली दैट वाज द पॉइंट टू टेक दिस डिसीजन ऑफ स्टेरॉइड जो हम बात कर रहे हैं एज ए प्रोटोकॉल। अब ये वो घड़ी है जहां अगर आपने एक दिन भी वेस्ट किया तो आप अब सीवियर केसेस में जाएंगे और ICU जाएंगे और कुछ भी आगे हो सकता है। इस क्रिटिकल डे में हम लोगों ने अपना जो प्रोटोकॉल है कि स्टेरॉइड बिकम एज ए रामबाण, और मैंने भी और बेटे ने भी दोनों ने हमने स्टेरॉइड हाई डोज लोडिंग डोज एंड देन उसके बाद आगे हमने 10 दिन बेटे को दिया, उसका पूरा हो चुका, मेरा भी अभी टैपरिंग उसमें है। तो हमने दोनों ने स्टेरॉइड लिया और स्टेरॉइड आते ही हमारा फीवर इमीडिएटली यू फील लाइक ओके, पूरा स्टॉर्म ऐसे एकदम सप्रेस हो जाता है कि जैसे आप बिल्कुल रिकवर के। एंड देन अवर ग्रेजुअली जो सैचुरेशन हमारा था 2-3 दिन के बाद, नाउ बेटे का भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 98 99 और मेरा अपना सैचुरेशन भी 98 99। सो जो 8-10 दिन का जो कंटिन्यूअस एक लोडिंग डोज एंड देन स्टेरॉइड कंटिन्यूअस, बिकॉज ये जो फेज है हमारा स्टॉर्म का इट परसिस्ट फॉर ऑलमोस्ट वीक और 10 डेज। तो आप उसमें जल्दीबाजी नहीं करी, उसको आप पूरी तरीके से बिना किसी घबराहट के चलाएं और अंडर जो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि भाई जो चीजें मॉनिटर करनी है आपको, कुछ मार्कर्स होते हैं वो
डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप देखते रहिए, और अगर आपने ठीक से लिया है तो उसका परिणाम जो मैंने खुद अपने ऊपर देखा कि प्रॉब्ली बेटा और मैं दोनों, हम शायद अगर इस चीज को नहीं करते तो शायद दोनों ही हॉस्पिटलाइज होते, ऑक्सीजन लगती, आईसीयू जाने की जो समस्याएं हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन होना, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एक्सपेंसेस, इनकन्वीनियंस, वो सारी चीजें से बच गए। और घर पे रहते हुए हमने इफेक्टिवली, होल फैमिली इज नाउ पूरी तरीके से रिकवर्ड। एंड आई थिंक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ दिस थेरेपी मैंने अपने ऊपर और अपने बेटे के ऊपर आजमा लिया। तो मैं तो पूरी तरीके से ये कहूंगा कि इट इज मतलब मैंडेटरी कि सही समय पे अगर हम इस औषधि का जो बहुत सस्ती, टाइम टेस्टेड और हम सब लोगों को एक्सपीरियंस है इस मेडिसिन को यूज करने का, वो समय पे जरूर करनी चाहिए। मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा डॉक्टर साहब कि ये जो स्टेरॉइड है ये किस चीज के लिए, पहले क्या था, किस काम के लिए था, किस चीज की दवा थी ये? सर एक्चुअली स्टेरॉइड एक हमारे ऐसे मेडिसिन है जो इवन हमारे शरीर के अंदर गॉड गिवन एक नेचुरल केमिकल्स भी होते हैं, और इनका जो मुख्य फंक्शन है वो हमारे अंदर एक हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसका रेगुलेशन है, जो हमारे अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हैं जिनसे चीजें बनती, टूटती, बिगड़ती हैं, उनका सामंजस्य स्थापित करना है। और इस दवाई के कुछ लाइफ सेविंग यूज हम लोग करते आ रहे हैं पिछले 40-50 वर्षों से। जैसे कभी भी जितने भी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमारी इम्यूनिटी गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियासिस है, ब्रोंकियल एस्थमा है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। जैसे आपने देखा होगा दमे का दौरा पड़ जाता है, लाइफ आदमी को सांस नहीं आता, तो उसमें एज ए लाइफ सेविंग दवाई यूज करते हैं। ऐसे ही कई बार कुछ दवाई कई बार आपने दिया और दवाई का सुना होगा आपने, रिएक्शन हो गया, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है, दवाई रिएक्शन कर गई, कोई लगाया आपने, तो उस समय यही होता है। दवाई का रिएक्शन कुछ नहीं है, वो एक हाइपर इम्यूनिटी रेस्पॉन्स है कि उस चीज के अगेंस्ट, तो हाइपर इम्यूनिटी रेस्पॉन्स होता है। उस समय स्टेरॉइड जो हम देते हैं वो उस पूरे स्टॉर्म को खत्म करके उस मरीज के लिए जीवन दान का काम करते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक जिसको कहते हैं, जैसे कई बार बहुत सी दवाओं के रिएक्शन होते हैं जिससे हम इसको बचाते हैं। अच्छा, तो हम सभी डॉक्टर जो भी करते हैं उससे भली भांति परिचित हैं कि ये दवाई इस तरह की कंडीशन में लाइफ सेविंग होती है। लाइफ सेविंग होती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। आप डॉक्टर भी हैं, आपके बेटे और आपको खुद को इस स्टेज से गुजरना पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि ये किसी भी क्लिनिकल ट्रायल से बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब सेल्फ ट्रायल है सर, सेल्फ ट्रायल है, जब अपने ऊपर गुजरता है तो आदमी उसको ज्यादा बेहतर ढंग से लेता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत छोटा सा सवाल पूछूंगा। आपने कहा बहुत सस्ती दवा है, कितने की होगी ये? एक पेशेंट को जो 3-4-5 दिन देते हैं, कितना पैसा खर्च होता होगा? मेरे विचार से हार्डली 50-100 रुपए। 50-100 रुपए बस? हाँ, कुछ नहीं है सर, ये तो बहुत बहुत ही चीप दवाई है। ये बिल्कुल 50-100 रुपए सर। हाँ, बहुत सस्ती चीज है, बहुत सस्ती दवा है। नहीं है। और सोचिए कि एक दूसरी महंगी दवाओं को किस तरह से पुश किया जा रहा है, हम उस पर आएंगे। लेकिन एक सवाल डॉक्टर अशोक जैनर से। डॉक्टर साहब, एक मेरे पास रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि स्टेरॉइड का जो पहला क्लिनिकल टेस्ट हुआ वो ब्रिटेन में हुआ, और उसमें से कहते हैं ये बता रहा है कि इसने जो है, इस मेडिसिन ने जो वेंटिलेटर पे जाने की स्थिति वाले जो पेशेंट थे उनका करीब 1/3 उनको मौत के मुंह में जाने से बचा लिया, और कुछ जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी उनके मामले में कोई 1/5। लेकिन इसके बाद जब ये प्रारंभिक ट्रायल जो है वो सक्सेसफुल लग रहा था, और जो रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से बहुत कम स्टेरॉइड जो है वो 5 या 6 mg, बहुत सबसे जो छोटी मात्रा होती है वो देकर ट्रायल किया गया था। तो इसका आगे ट्रायल क्यों नहीं हुआ और क्या होना चाहिए, मतलब ये एक बड़ा सवाल। शैलेश जी, जो इंग्लैंड में ट्रायल हुआ था उनको परिस्थिति आप समझा, उसके परिस्थिति में हुआ ये। उस समय सीरियस मरीज सारे के सारे आईसीयू में थे। पूरी दुनिया में एक मैसेज था, केवल वेंटिलेटर जान बचा सकता है, और कुछ उस समय काम नहीं कर रहा था। वेंटिलेटर भी फेल हो रहे थे, और उस समय प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वेंटिलेटर 4, मरीज 8, किसको वेंटिलेटर दें किसको ना दें। तो उस हालत में कोई भी ट्रायल
हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू वाले सीरियस मरीजों पे किया जा सकता था, और होना भी अस्पताल के अंदर ही चाहिए, बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। तो इस ट्रायल में 4-5 चीजें एक साथ टेस्ट की गई। एक तो ये देखा गया कि जो सब लोग कह रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी को साथ साथ टेस्ट किया, एससीक्यू को टेस्ट किया, रेमडेसिविर को टेस्ट किया, और डरते डरते सबसे कम डोज स्टेरॉइड की दी ताकि ये उल्टा ना कर दे। क्योंकि स्टेरॉइड अगर आप अर्ली स्टेज में दे दें शुरू के 4-5 दिन में, तो वायरस को बढ़ा देता है, इन्फेक्शन को बढ़ा। तो उस समय ये डर था कहीं उल्टा ना हो जाए, तो इसलिए कम से कम लोवेस्ट डोज दी गई। उस लोवेस्ट डोज पे भी 1/3 पेशेंट वेंटिलेटर वाले बच गए। ये एक हमारे पास टॉर्च लाइट थी जिसने रोशनी दिखाई पूरी दुनिया को। ये जो ट्रायल था ये लाइफ चेंजिंग, गेम चेंजिंग ट्रायल था। 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी दुनिया के प्रोटोकॉल इसने बदल दिए। WHO ने इसको रेकमेंड कर दिया, हमारे इंडिया में भी ICMR ने इसको अप्रूव कर दिया। लेकिन ये जैसे विनोद ने बताया, इतनी सस्ती, इतनी अच्छी दवा, और अभी तक भी हो ये रहा है कि 10-10 दवाएं मरीज को दे रहे हैं, ये सोच के पता नहीं कौन सा काम कर रही है। कोई सी भी प्रूव मेडिसिन है नहीं जो दे रहे हैं साथ में। तो स्टेरॉइड, अब वहां से हमको आगे बढ़ना चाहिए था, इंग्लैंड वाले ट्रायल से आगे उन्हीं कंट्री में बढ़ सकते थे जहां पे ये फैल रहा था। इंग्लैंड में तो नीचे आ गया। अगला स्टेप ये होना था कि क्रिटिकल समय क्या है, किस समय दें इसको। विनोद तो एक डॉक्टर थे, इन्होंने तो पहचान लिया क्रिटिकल समय कि आज मेरा ऑक्सीजन नीचे आया, उसी समय CT स्कैन करा लिया। आम आदमी को नहीं पता है क्रिटिकल समय का। बिल्कुल। हमारे इंडिया का फर्ज था ICMR का कि नया ट्रायल करते कि क्रिटिकल समय पहचाने और क्रिटिकल समय पे स्टेरॉइड दें, क्या रिजल्ट आते हैं। जैसे विनोद ने देखा कि 100% रिकवरी होगी, लाइफ लॉन्ग कोई डैमेज नहीं हुआ, ICU का बेड बच गया, वेंटिलेटर बच गया, हॉस्पिटल एडमिशन बच गया। ये सबसे आसान है टेस्ट करना इंडिया में, जहाँ 70-80 हज़ार रोज मरीज भर्ती हो रहे। दूसरा हमें टेस्ट ये करना था कि इंग्लैंड ने डरते डरते सबसे लोवेस्ट डोज यूज करी 6 मिलीग्राम। अब मरीज को साइटोकाइनिन स्टॉर्म बहुत ज्यादा है तो हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी। अब वन में फुल ब्लोन आग लगी हुई है तो आप बाल्टी से पानी नहीं डालेंगे, फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। आग अगर आपकी लगी है उस समय कम डालेंगे पानी तो बुझ जाएगी आग। तो ये वाला टेस्ट आगे होना चाहिए था कि 6 मिलीग्राम पे हम रुके रहें या 6 से आगे भी बढ़ें। और क्रिटिकल समय क्या है, स्टेरॉइड आप नहीं दे सकते अगर किसी को साइटोकाइनिन स्टॉर्म नहीं है। जब ये है तभी देंगे। शुरू होता है 7वें, 8वें, 9वें दिन। ये रिसर्च का काम था अगले कंट्रीज के लिए कि भाई अस्पताल के बाहर भी इसको रिसर्च करके देखें, डोज बढ़ा के देखें, क्रिटिकल समय पे देखें। हम पिछले 8-10 हफ्तों से सबको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भी, मरीज को भी। क्रिटिकल समय पहचानो, ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आएगा, खतरे की घंटी है, तुरंत मार्कर्स देख लो, या तो CT स्कैन कर लो, CT स्कैन की सुविधा नहीं है तो ब्लड में मार्कर्स है आपके, उसमें आप जितनी जल्दी एक्ट करेंगे उतनी जल्दी आग बुझ जाएगी आपकी, कम डैमेज होगा या बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। कुछ ऐसे मरीज है कि जिनको फेफड़े आधे से ज्यादा खराब हो चुके, अब उस समय आप कितना स्टेरॉइड दो, नहीं बचा पाएंगे, मुश्किल होगा। तो उसमें उससे पहले ही हम पहचाने। अब ये हमारा ICMR का बहुत बड़ा रोल है, जिसको एक क्लिनिकल ट्रायल करने में 4 से 6 हफ्ते मुश्किल से लगते हैं। हमारे पास 60-70 हज़ार मरीज रोज आ रहे हैं। एक क्लिनिकल ट्रायल के लिए 4-5 हज़ार मरीज हमको चाहिए, और हम उससे पूरी पब्लिक को एजुकेट कर सकते हैं। इंडिया की जो मोर्टेलिटी कम हुई है, इसमें स्टेरॉइड का बहुत बड़ा रोल है। स्टेरॉइड का रोल है, यानी उसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा। डॉक्टर विनोद कुमार, आप दिल्ली में जो कोरोना के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, LNJP, वहां है। एक तो आपका पर्सनल अनुभव है। मैं एक छोटी सी जानकारी चाहूंगा अगर संभव हो तो, कि आपके हॉस्पिटल में स्टेरॉइड का इस्तेमाल हो रहा है क्या, और कौन कौन सी चीजें हो रही हैं,
और कितना इफेक्टिव जो है वो मिला। एक तो बड़ी अच्छी खबर आज ही मैं देख रहा था एलएनजेपी के बारे में कि वहां से एक हॉस्पिटल से 8,000 मरीज जो है अब तक ठीक होके घर जा चुके हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ठीक होके घर जा चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कितना इस्तेमाल हो रहा है स्टेरॉइड का या जो बाकी चीजें हैं एक उनका, उसके बारे में, हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा अगर आप बताएं तो लोगों को, दिल्ली वालों को और मैं समझता हूँ भारत के लोगों को बहुत जानकारी मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें हम लोगों का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो बना हुआ है, और उस प्रोटोकॉल में हमने पिछले करीब 2-3 महीने से स्टेरॉइड का इफेक्टिव यूज इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और इसीलिए अगर आप शायद उतना डिटेल डाटा आपके पास शायद ना हो, जो हमारे टोटल पेशेंट्स एडमिट होते हैं, जबकि हमारे यहाँ एज पॉलिसी के हिसाब से सिर्फ जो सीवियर और मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट ही भर्ती होते हैं, माइल्ड तो जनरली नहीं आते, माइल्ड मॉडरेट। तो उनका जो कन्वर्जन इंडोर टू आईसीयू वो बहुत कम है। और जो हमारे आईसीयू पेशेंट्स की मोर्टिलिटी है वो पिछले 3 महीने में, जो अगर हम पिछले 6 महीने से देखें, जब से हमने अपने प्रोटोकॉल में स्टेरॉइड टाइमली इंटरवीन शुरू किया है, जब से वो सिग्निफिकेंटली हमारे आईसीयू पेशेंट्स की मोर्टिलिटी और उनकी वेंटिलेटर के ऊपर जो कन्वर्ट करते थे हम पहले, वो सिग्निफिकेंटली डाउन हुई है। अब हमारे पास अगर 250 वेंटिलेटर हैं, तो अब हमारे वेंटिलेटर की जो उपलब्धता है वो हमारे रखे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी समय सारे वेंटिलेटर यूज नहीं है। 400 मरीज एक समय में आईसीयू में है, लेकिन वेंटिलेटर पर आवश्यकता सिर्फ उसमें से हो सकता है 50 की है, 100 की है, 60 की है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो शुरू में कॉन्सेप्ट था कि भाई पेशेंट्स को वेंटिलेटर के ऊपर ले आए और उससे बचा पाए, उससे हम लोग नहीं बचा पा रहे थे। जब से हमने अपने प्रोटोकॉल में स्टेरॉइड को ऐड किया है, स्टेरॉइड के ऐड करने से जो हमारे परसेंटेज कन्वर्जन टू वेंटिलेटर है वो काफी घट गया, और जो पेशेंट्स की मोर्टिलिटी है सीवियर पेशेंट्स की वो सिग्निफिकेंटली डाउन हुई है। और अब हम लोगों ने जो इसको एक्सटेंड किया है, जैसे मॉडरेट कैटेगरी, एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे जो ट्रायल इंग्लैंड में हुआ वो सीवियर पेशेंट का था, तो उसको इनकॉर्पोरेट किया लोगों ने डायरेक्टली। सीवियर पेशेंट्स में तो काफी जगह इनकॉर्पोरेट कर लिया। आईसीयू पेशेंट एडमिट, स्टेरॉइड यूज मेरे विचार से दिल्ली के काफी जगह अस्पतालों में लोग कर रहे हैं। उसकी डोज को लेके कुछ लोगों का एप्रीहेंशन है कि भाई उस ट्रायल में 6 थी, तो कुछ डॉक्टर डरे रहते हैं। लेकिन जो ज्यादातर हमारे हार्डकोर क्लिनिशियन है, जिनको इस दवाई के अच्छी डोज का अपना व्यक्तिगत अनुभव है, वो उस प्रोटोकॉल को ओवर रूल करके अपना एक्सपर्टी यूज करते हुए हाई डोज को यूज कर रहे हैं, और करनी चाहिए, और वो उसके पेशेंट के लिए जीवनदायिनी सिद्ध हो रही है। काफी जगह हो रहा है और हमारे यहाँ भी हो रही है। मैं इंटरफेयर करूंगा, एक सवाल आपसे पूछूंगा कि आपने क्या किया? बहुत छोटा डोज था या जो हाई डोज लिया था? नहीं, मैंने फर्स्ट लोडिंग, हाँ नहीं, मैंने सर हाई डोजिंग लोड लिया, और उसके बाद जो है उसको फिर जो मॉडरेट डोज पे 10 डेज सस्टेन किया। कितना लिया तो आपने? कितना लिया सर? मैंने जो है सर अपना 16 मिलीग्राम डेक्सामिथासोन लिया ऑन फर्स्ट डे, बिकॉज मैं इंडोर थेरेपी घर पे था, तो मैंने आईवी नहीं लिया। तो मैंने 16 मिलीग्राम लोडिंग डोज और उसके बाद फिर 8 मिलीग्राम डेली फॉर 10 डेज मेंटेनेंस डोज लिया। That's right. तो हालांकि हाँ दैट इज द मींस जो हाई डोज कितनी होनी चाहिए इट डिपेंड्स। अगर बहुत ज्यादा सैचुरेशन होता तो शायद हम इंजेक्टेबल मिथाइल प्रेडनिसोन वगैरह और ज्यादा लेते, लेकिन क्योंकि मेरा जस्ट 2 कम था और फीवर 101 था, तो आई टूक इन यू कैन से द moderately high, not very high. So dose titration has to be depending on severity and other comorbidities and available facilities, expertise, all those things. But you should err towards good loading dose at least. तो मैंने भी इसलिए एक अच्छी significant amount of loading dose ली। तो इसलिए जो मैं बहुत महत्वपूर्ण सूचना चाह रहा था सर। हाँ जी सर, जी बताएं। नहीं कि जो सीवियर पेशेंट्स हैं सर उसमें लेते हैं। जो ज्यादा कंफ्यूजन प्रिवेल हो रहा है वो होता है मॉडरेट पेशेंट्स के अंदर। जो माइल्ड है उनमें नहीं देना कोई कंफ्यूजन नहीं है।
द मेन कंट्रोवर्सी विच इज जो हो रही है कुछ डॉक्टर्स को कि भाई मॉडरेट पेशेंट्स हैं, अब हमारा सैचुरेशन 98 से 96 95 आया। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन एग्जिस्टिंग है वो कहती हैं कि 94 से नीचे आएगा तब कुछ है, यहाँ तक तो कोई खास बात नहीं है। दैट प्रॉब्ली ये गलत कॉन्सेप्ट है, इट रिक्वायर रेक्टिफिकेशन। अगर एक हेल्दी आदमी जिसका 98 है और उसका अगर मान लीजिए आप 94 93 तक वेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपना 30% 40% लंग्स वेस्ट कर दे रहे हैं जब तक। तो सेंसिटिविटी जो है सैचुरेशन डाउन होने की, वो 2 से 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक यंग आदमी में। और अगर ऐसा हो रहा है, दूसरा अगर फीवर 101 से ज्यादा है, तो आई थिंक ये वो मॉडरेट पेशेंट है जिसको आपको ये मानना चाहिए कि 2 दिन बाद सीवियर हो जाएगा। तो इस पेशेंट्स के अंदर हम लोगों को सेंसिटाइज करना चाहिए सबको कि यहां तुरंत आप सीटी कराएं या मार्कर कराएं, एंड दीज आर द पेशेंट जिनको इमीडिएटली आप हाई डोज दें। और ये वो क्लास ऑफ पेशेंट्स है जिसको आप आईसीयू जाने से बचा सकते हैं, सीवियर होने से बचा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बचा सकते हैं, लाइफ बचा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें बच सकती हैं। सो दिस आई थिंक रिक्वायर ए स्टैंडर्डाइजेशन वेयर हम लोगों को शायद ट्रायल्स करने चाहिए और फर्दर एजुकेट करना चाहिए अपने यंग डॉक्टर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने, और डॉक्टर जैनर भी कह रहे थे कि महत्वपूर्ण ये है कि हम सही समय का चुनाव करें और सही डोज का भी चुनाव करें। और इंडिकेटर्स तो मिल ही जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर सीटी स्कैन में प्रॉब्लम आए या ब्लड टेस्ट में प्रॉब्लम आए तो आप पहचान जो है इसकी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये कोई बहुत लंबा समय जांच में नहीं लगने वाला है। हमारा समय खत्म हो रहा है। डॉक्टर जैनर, एक सवाल आपसे आखिरी सवाल के तौर पे मैं रखूंगा कि जो खबर है उसके हिसाब से राष्ट्रपति ट्रंप को जो है वो स्टेरॉइड के साथ साथ रेमडेसिविर भी दिया गया है, और रेमडेसिविर जो है एक बहुत ही महंगी दवा है। पता नहीं, मुझे भारत में शायद 35-36 हजार रुपए एक पेशेंट पे, तो कहाँ 50 रुपए का स्टेरॉइड और कहाँ 35-36 हजार का रेमडेसिविर। अमेरिका में तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 35-36 हजार या कुछ इससे ज्यादा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है ये इसकी कितनी जरूरत है? ये एंटीवायरल है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये इलाज तो नहीं करता, सिर्फ जो है हॉस्पिटलाइजेशन के जो डेज हैं वो कम कर देता है, मतलब 15 दिन की जगह वो शायद 12 दिन कर देता है। तो कितनी जरूरत होती है इसकी? सलेश जी, अगर मैं इसको सिंपल शब्द में कहूँ, अगर रेमडेसिविर ना देते तब भी उनको यही होता जो अब हुआ, क्योंकि मिरेकिल हुआ स्टेरॉइड से। रेमडेसिविर का 90% साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, नथिंग मोर देन दिस। यह कभी भी किसी की डेथ कम नहीं कर सकते, सीवियरिटी कम नहीं करती, बस थोड़ा सा 10 दिन की जगह आप 8 दिन में अस्पताल से निकल आएंगे। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, जहाँ पे ये विनोद जी कह रहे हैं कंफ्यूजन है डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स अभी भी डरे हुए हैं हाई डोज यूज करने में। कभी ये बहाना ले लेता है कि इंग्लैंड ने 6 मिलीग्राम यूज किया था, वो ये नहीं सोच पा रहे कि स्टेरॉइड इस समय आग में पानी डाल रहा है, आग ज्यादा है तो पानी ज्यादा डालना पड़ेगा। और अगर आग शुरू हुई है, जैसे अब आपने ट्रम्प जी का एग्जाम्पल लिया, उनकी तो शुरू हुई थी, तुरंत पानी डाल दिया, 2 दिन में ठीक हो गए। यही विनोद जी का है कि जब शुरू हो उसको सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड इनके चक्कर में ना पड़े। जैसे ही आपके फेफड़े में गया, फेफड़े में इफेक्ट हुआ, चाहे वो छोटा है, छोटे से भी थोड़ा बड़ा है, एकदम एक्ट करें आप। उस समय भूल जाएं कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 2 दिन और वेट करो। 2 दिन वेट करेंगे तो आधा फेफड़ा गया आपका। जैसे ही फेफड़े पे इफेक्ट आए, अब विनोद ने एक्ट किया कि 2 सैचुरेशन नीचे आया 96, केवल 96 पे ये एक्ट कर गए। अब पूरी जिंदगी के लिए इनकी फुल रिकवरी है। अगर ये और वेट करते 94 या 92 पे, पता चलता कि 10% फेफड़ा गया पूरी जिंदगी के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि स्टेरॉइड क्यों दिया गया ट्रंप को, और क्या सचमुच ये एक वंडर मेडिसिन है? क्या सचमुच ये जीवन रक्षा करने में संभव है? क्या कोरोना को मात देने में ये जो सस्ती दवा है, जो बहुत सारी बीमारियों में करीब 30, 40, 50 सालों से हमारे देश में और पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता रहा है, स्टेरॉइड्स जिनको हम कहते हैं, क्या वो इतने महत्वपूर्ण है कि जो ट्रंप पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए भारत से झगड़ा करने को तैयार थे, वो जब कोरोना से संक्रमित हुए तो
उनको स्टेरॉइड के डोज दिए गए और खबरें ये आ रही हैं कि वो बेहतर कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद कुमार हमें बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस और अपने हॉस्पिटल का, एलएनजेपी दिल्ली का जो हॉस्पिटल जो कि कोरोना का के बड़े सेंटर्स में से है और जहां से कि करीब करीब 8,000 पेशेंट जो हैं ठीक होके घर जा चुके हैं। बहुत बड़ी बात है और सबसे ज्यादा बेड्स वहीं हैं कोरोना मरीजों के लिए। तो बस मैं चाहूंगा डॉक्टर विनोद कुमार के बस संक्षेप में आप इसको सम अप कर दें कि हम जो ये तरह तरह की दवाइयों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी जगह स्टेरॉइड्स को लेकर आपका अपना अनुभव और आपके जो है वो क्या कहता है। जी शैलेश जी, आई थिंक स्टेरॉइड का जो इसके अंदर भूमिका है इसमें कोई संदेह नहीं कि वो बिल्कुल एक रामबाण औषधि जिसको हम कहते हैं सीधी भाषा में उसकी तरीके से है। और ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे चिकित्सक गण हैं वो इस चीज को पूरी तरीके से उपयोग करें। और ये एक क्राइसिस का समय है। जो ट्रायल्स हुए हैं जैसा डॉक्टर जैन ने बोला, कोई जरूरी नहीं कि उसके सब पहलुओं पर हो चुके हों। वो एक टॉर्च बियरर हैं, उनसे हम एक हिंट ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो अपना अनुभव है इन औषधियों को उपयोग करने का, और जो भी अपने आप में जिसको हम कहते हैं लेवल 5 एविडेंस एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन, उसका पूरी तरीके से उपयोग करते हुए उसको स्टेरॉइड को सही समय पर सही मरीज में सही डोज में करने से बिल्कुल मत हिचकिचाएं। मैंने खुद जो 6 मिलीग्राम का जो ट्रायल बताते हैं, मैंने 16 मिलीग्राम लोडिंग डोज लिया, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लगभग 3 गुना है उससे लिया, खुद लिया। और उसके बाद उससे हायर डोज 8 मिलीग्राम डेली डोज पर मैंने अपने को 10 दिन मेंटेन किया। और अब मैं उसको ग्रेजुअली टैपर करते हुए अभी भी मैं 6 मिलीग्राम फिर 3 दिन और अब 4 मिलीग्राम 2 दिन, अगले 2-3 दिन में उसको समाप्त करूंगा। मैं खुद अपने ऊपर देख रहा हूं, कुछ नहीं उससे होने वाला, कोई उसका ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है कि आपको कोरोना की जो समस्याएं हैं उससे ज्यादा नुकसान कर दे। तो ये हम अपने जो मेरे चिकित्सक गण हैं उनको भी अपने अनुभव के आधार पर उसको उपयोग करें। और हाँ, ये निश्चित है एक संदेश जो मैं देना चाहता हूं, मैं अपने मेडिकल डायरेक्टर और जो अपने हमारी रिसर्च एथिकल कमेटी है, हम लोगों ने उसके लिए भी ये स्ट्रांगली बोला है कि इनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो अपने लेवल 1 और लेवल 2 जो साइंटिफिक एविडेंस होते हैं उसके लिए हम तुरंत अपने प्रयास शुरू करें। और जो ICMR और जो हायर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमेटीज हैं वो इसको तुरंत इस चीज को एक ट्रायल के तौर पर लें और एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल जारी करें, जिससे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल और पेरिफेरल लेवल के छोटे डॉक्टर्स हैं उनका जो भय है, जो उनका डर है वो निकल जाए। और जो हमारे मरीज, जो हर मरीज रेफरल सेंटर्स के करीब नहीं है, उनको भी इस अमृत दवाई का सीधा सीधा फायदा हो सके। बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने डॉक्टर विनोद कुमार। अब आखिरी सवाल, प्रोग्राम का समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए डॉक्टर जैनर आपसे कि बिहार में, बंगाल में बहुत सारी मौत की खबरें आ रही हैं, बहुत अफरा तफरी है। और भले ही आप शरीर से इंग्लैंड में रहते हैं, आत्मा आपकी भारत में ही रहती है और यहीं कहीं भटकती रहती है, दिल्ली के आसपास, बिहार में, उत्तर प्रदेश में तमाम सारे आपके मित्र भी हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। क्या लगता है आपको, क्या किया जाना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? शैलेश जी, भगवान ने हमको बहुत बड़ी गिफ्ट बहुत सही समय पे इंडिया को दी। इंग्लैंड का ट्रायल जून में आया और हमारा पीक सितंबर में आया। इससे बड़ी भगवान किसी को गिफ्ट नहीं दे सकता। इतनी सस्ती दवा, रामबाण, 100% इसका इफेक्ट, अगर राइट समय पे राइट डोज दें और डॉक्टर समझ लें, इससे बड़ी गिफ्ट भगवान नहीं दे सकता। और इंडिया में मोर्टेलिटी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1% से नीचे रहे। अगर हम एक नेशनल प्रोटोकॉल बना लें, एक वायरस, एक बीमारी, एक प्रोटोकॉल, और वो प्रोटोकॉल नीचे तक जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाए। ये जो बिहार में 70% सैचुरेशन पे मरीज आ रहे हैं, उनको नहीं बचा सकते, उनको पहले ही चेक करना पड़ेगा। 96 एक बैरियर रख दिया जाए, 96 से नीचे गया और आपका मार्कर्स बढ़े, स्टेरॉइड, लोकल डॉक्टर्स को परमिशन होनी चाहिए। इससे कोई डेंजरस नहीं होगा। डेंजरस अगर है तो फेफड़े खराब होना डेंजरस है, उसको रोकना डेंजरस नहीं है। बहुत सस्ती दवा से
लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब जगह डॉक्टर्स इसको यूज करना जानते हैं। हमको जरूरत है एक नेशनल प्रोटोकॉल, एक बीमारी एक इलाज और एक प्रोटोकॉल सबको। आपने बिल्कुल सही कहा और हम उम्मीद करते हैं कि आईसीएमआर के जो हमारे अधिकारी हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो और हमारे जो मंत्री हैं वो इस बात को समझेंगे कि बहुत सस्ती दवाएं उपलब्ध हैं और इंतजार नहीं करें। कुछ लोग कुछ तो ऐसा लग रहा है किसी वंडर मेडिसिन का इंतजार कर रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि वायरस जो है 100 साल से ज्यादा समय से दुनिया में है और वायरस का कोई इलाज, किसी भी वायरस का कोई इलाज नहीं मिला। और फ्लू जैसा जो वायरस है उसका भी जो टीका जिसको कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं, वो भी स्थायी नहीं मिल पाया। यूरोप में, अमेरिका में लोग हर साल फ्लू का वैक्सीन लेते हैं। ये फ्लू से तो ये फ्लू का ही एक रूप है लेकिन फ्लू का बाप है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वैक्सीन आएगा कितना इफेक्टिव होगा अभी लगने के 1-2 साल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो हमारे पास मौजूद है उसका इस्तेमाल करके हम लोगों की जिंदगी जरूर बचा सकते हैं। भारत में 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं उसके हिसाब से। दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत में मोर्टेलिटी यानी मौत का अनुपात जो है बहुत कम है, लेकिन तब भी हम इसको और भी कम कर सकते हैं। ये बता रहे थे हमें डॉक्टर अशोक जैनर और डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर जैनर और डॉक्टर कुमार दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर पे डॉक्टर विनोद कुमार, आप अभी अभी कोरोना से निकले हैं, संक्रमण से बाहर निकले हैं और फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, इतना समय, उसके लिए निश्चित तौर पे हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारा प्रोग्राम देखने वाले बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे पेशेंट इस बात को समझेंगे और इस जिस तरह से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया उससे वो उनके भीतर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो ये सोचेंगे कि एक डॉक्टर ने जब अपना इलाज इस तरह से किया, अपने पूरे परिवार का किया, अपने बेटे का भी किया, कम से कम 2 लोग तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया ही, तो शायद एक सबक होगी उनके लिए और वो इसको ज्यादा बेहतर ढंग से यूज करेंगे, उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रोग्राम के अंत में एक डिस्क्लेमर का बटन आएगा, आप उसे दबाएं तो satyhindi.com से और कैसे जुड़ें इसके बारे में हम बताएंगे। आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट जर्नलिज्म और गोदी मीडिया के बीच से एक ईमानदार पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम को हम आपकी मदद से ही अंजाम दे पा रहे हैं और दे पाएंगे। तो इसलिए satyhindi.com से जुड़िए और उसके लिए जो हमारा डिस्क्लेमर का बटन है उसको दबाइए और आपको हम वहां जानकारी देंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।